हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारे चैनल पर आप सभी को एस्टर की तैयारी करवाई जाती है और इसमें ये जो सीरीज है ये क्वेश्चन सीरीज है और ऐसी ही मैराथन सीरीज भी आई थी। ठीक है, ऐसी हमारी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सीरीज है वो भी आई थी। तो इन दोनों को देखने के लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर देखिए। मैराथन सीरीज की भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी और एस्टेट क्वेश्चन सीरीज की भी। और ये जो एस्टेट क्वेश्चन सीरीज है ये इसका जो पार्ट है ये तीसरा पार्ट है। तो 2 पार्ट्स पहले आ चुके हैं, उन्हें भी देखिए। और इसमें हम जो क्वेश्चन करवाते हैं वो किस तरीके से कवर होते हैं आपके, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जो न्यू स्टूडेंट जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए। तो ये सब कुछ इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं हमारे चैनल को तो आप सभी क्या कर सकते हैं, आप सभी सब्सक्राइब भी कर सकते हो, साथ ही साथ जो है आप सभी क्या कर सकते हैं और वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। मैराथन सीरीज देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, उसमें मोस्ट चीजें करवाई गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाए गए हैं। प्रीवियस ईयर जो करवाए गए हैं वो भी इसी तरीके से करवाए गए जैसे ये आपको क्वेश्चन सीरीज मिलती है। यानी कि जो क्वेश्चन है वो हम केवल क्वेश्चंस के आंसर टिक नहीं करेंगे, ये तो आप नॉर्मली सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से आया है उस पूरे के पूरे हम टॉपिक को कवर करते हुए चलते हैं। तो यानी कि उस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे क्या कर सकते हैं, ऐसा आपका टॉपिक यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और यही कहूंगी, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि केवल ये चीजें करके आपका सब कुछ हो जाएगा। आपको अपनी तरफ से भी मेहनत करते हुए चलना है, रिवीजन करते हुए चलना है। ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का रिवाइज करते हुए चलना। तो हमारे चैनल का नाम यूनिक क्लासेस है, आप सर्च भी कर सकते हैं, एस्टर डालकर यूनिक क्लासेस डालेंगे तो आ जाएगा। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने है और आप सभी को यही बताया जा रहा है कि जब क्वेश्चन आए आपकी स्क्रीन पर तो उसका आंसर क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है महंगाई का क्या कारण है, महंगाई क्यों होती है। अब देखो, यहाँ पे तो महंगाई लिखा गया। अब कई बार जो क्वेश्चन है आपका उसमें क्या लिखा जाता है, मुद्रास्फीति लिखा जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति लिख दिया जाएगा तो ये इसका दूसरा नाम होता है, आपको ध्यान देना है। तो ये सेकंड नेम कह सकते हैं, फर्स्ट नेम कुछ भी कहिए, बस आपको ध्यान रखना है महंगाई को मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन जो है मैं इस तरीके से बता रही हूँ आपको, अगर मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होकर आ जाए और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो ये भी कवर करो। तो महंगाई का क्या कारण है, स्पेशली ये पूछा गया है, कारण पूछा गया, रीजन पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे बताया गया है धन की आपूर्ति में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बताया गया उत्पादन में गिरावट। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन। और फोर्थ ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति में कमी और उत्पादन में गिरावट। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है धन की आपूर्ति में वृद्धि। अगर धन की आपूर्ति जो है, यानी कि जब धन ज्यादा आ जाता है तो उसकी वजह से भी क्या होती है, उसकी वजह से महंगाई हो जाती है। पर हमें जो है अपना ऑप्शन ऐसा सिलेक्ट करना होता है जो सबसे ज्यादा हमारा जो है अप्रोप्रिएट होता है, यानी कि सबसे ज्यादा सही आंसर होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि दो ऑप्शन होते हैं और दोनों ऑप्शन ऐसे लगते हैं हमें सही है, पर जिसमें ज्यादा सही होने की पॉसिबिलिटी वही सही करना होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जिसमें कई चीजें बताई गई है, यानी कि कारण को थोड़ा एक्सप्लेन भी करके बताया गया तो वो ठीक होगा ना। तो यहाँ पर तो केवल ये बता दिया कि धन की आपूर्ति में वृद्धि। अब देखो, दूसरा उत्पादन में गिरावट, तो ये उत्पादन में गिरावट बता दिया। फिर देखो थर्ड जो ऑप्शन है तो इसमें कह रखा है ये उत्पादन में गिरावट भी एक इसका कारण होता है मुद्रास्फीति का। अब देखो थर्ड ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, यानी कि जो धन है वो क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो आपका ये है, ये वाला हिस्सा आपका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर रहा है। सेकेंड देखो उत्पादन में गिरावट, अगर उत्पादन में गिरावट हो जाएगी तो यहाँ से सेकंड वाला यहाँ से हो रहा है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये जो है क्यों कारण बन रहा है महंगाई का। देखो, जब धन होता है या फिर मुद्रा आपूर्ति होती है वो क्या होती है, लोगों के पास आ जाती है। तो इसके बाद क्या होता है, ये अपने पास लेकर तो नहीं बैठेंगे, ये क्या है, जाएंगे जो मार्केट है, मार्केट में जाएंगे और मार्केट में जाकर क्या करेंगे, अपने उन पैसों को यूज करेंगे। ठीक है, तो अपने उन पैसों को यूज करेंगे। मार्केट में ऐसे ही बहुत सारे लोगों, केवल एक व्यक्ति के पास थोड़ी ना आएगी, ऐसे ही बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास जो है आ जाएगी और ये सब मार्केट की तरफ जाएंगे। और मार्केट में जो उत्पादन है, यानी कि जो भी वस्तु का उत्पादन किया गया, जो प्रोडक्शन किया गया है, वो पहले से तय थोड़ी ना था कि एकदम से इतने ज्यादा जो लोग हैं वो हमारा उत्पादन खरीदने के लिए आएंगे, हमारी वस्तुएं खरीदने के लिए आएंगे। अब क्या होगा, ये जो उत्पादन है ये क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, कम रह जाएगा लोगों की संख्याओं के हिसाब से।
यानी कि लोग जो है ज्यादा खरीदना चाहेंगे, उनके पास ज्यादा धन है, पर जो उत्पादन है वो तो थोड़ा लिमिटेड में है ना, लिमिटेड सोर्स रह जाएगा। अब क्या है, उस लिमिटेड सोर्स को हम जो है अगर उतने ही दाम पर बेचेंगे तो सभी खरीदने के लिए आ रहे हैं। अब इसमें से हो सकता है किसी के पास कुछ परसेंट ही मनी हो और किसी के पास ज्यादा ही हो, तो हम क्या करेंगे, अपने इस उत्पादन को हम क्या करेंगे, जब अगर खुद भी सोच के देखिए आपके पास कोई चीज है और उसे खरीदने वाले हजारों खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे, और सबको वही चाहिए और आपके पास वो 1000 नहीं है 500 है, तो आप क्या करेंगे, उसको दुगना दाम कर देंगे, तिगुना दाम कर देंगे, आपको तो प्रॉफिट होगा। और यही मौका होता है मार्केट वालों का प्रॉफिट कमाने का, और यहाँ पर वो प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जब वो अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं तो ये जो महंगाई है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना है, महंगाई इस तरीके से यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है थर्ड यहाँ पर जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है यहाँ पर, देखिए मुद्रा आपूर्ति में कमी और उत्पादन में गिरावट। देखो मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी और उसकी वजह से उत्पादन कम होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब लोगों के पास मनी कम है और फिर क्या है, क्या मार्केट में किसी उत्पादन में गिरावट होगी, ठीक है, गिरावट हो भी गई तो क्या होगा, हमें तो ज्यादा मिल जाएगा ना मनी कम होने के बाद भी, तो ये ऑप्शन तो नहीं है करेक्ट। तो ये जो है सही व्याख्या कर रहा है कि मुद्रा की आपूर्ति में जब वृद्धि होगी, लोगों के पास ज्यादा मुद्रा पहुंच जाएगी, मनी ज्यादा पहुंच जाएगी, मनी का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या है, उत्पादन में गिरावट हो रही है और उसकी वजह से क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं हम। यहाँ पे बताया गया मुद्रास्फीति तब होती है जब क्या होता है, उत्पादन की आपूर्ति में वृद्धि होती है, यानी कि जो हमारा मनी फ्लो है मार्केट में, जब मनी फ्लो ज्यादा हो जाता है, मनी फ्लो मार्केट में ज्यादा होने का मतलब है कि लोगों के पास धन ज्यादा पहुंच जाता है। और उसे रोकने के लिए आपको पता है कि जो मुद्रा नीतियां, मुद्रा की जो नीति होती है वो अपनाई जाती है, जो ये मौद्रिक नीति होती है वो अपनाई जाती है बैंक के द्वारा, जैसे रेपो रेट हो गया, और ये और भी सारे जो हैं, ये जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और खुली प्रतिस्पर्धा कुछ ऐसा करके, तो ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये जो बैंक वाला टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये बैंक वाला टॉपिक जो है अपना कवर कर लो जाकर, जो मैराथन सीरीज है उसमें ही आपको करवाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मैंने स्पेशली इकोनॉमिक्स जैसे जो है डाल रखा है कि इकोनॉमिक्स की वीडियो है, इस तरीके से जो भी इकोनॉमिक्स की वीडियो हो वो देख लो, उसमें मिल जाएगा आपको। अब देखो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सी मैराथन सीरीज में है, तो सारा कर लो, आपके लिए तो फायदेमंद है। अब देखो एक अर्थव्यवस्था में यह वस्तु और सेवाओं की बढ़ती कीमतों के कारण भी होता है। अगर जो एक अर्थव्यवस्था है उसमें वस्तु और सेवाओं की क्या हो रही है, कीमतें बढ़ रही हैं। अब मानो किसी भी वस्तु और सेवाओं की जो भी वस्तुएं हैं उनकी अगर जो है प्राइस बढ़ा दिया जा रहा है, कीमत बढ़ा दी जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, क्या वो लोग जो पहले इनसे खरीद पाते थे वो उसे खरीद पाएंगे। मान लीजिए 5 रुपए का बिस्किट आता है, अब उसका रेट बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया, ठीक है, 10 रुपए कर दिया गया, तो जो लोग पहले इन्हें खरीद पाते थे क्या वही लोग खरीद पाएंगे, नहीं, उसमें से आधे लोग तो जो है कट हो जाएंगे जिनके पास इतनी मनी नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से ये भी रीजन है किसका। अब देखो जब मुद्रास्फीति होती है तब क्या होता है, जो भोजन जैसी जो बुनियादी आवश्यकता की जो चीजें हैं, जो अति आवश्यक है, बेसिक नीड्स जो हमारी होती है, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, तो भोजन जैसी जो चीजें हैं उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती है और जिससे क्या नेगेटिव जो प्रभाव है वो पड़ता है, नेगेटिव, ठीक। तो ये भी कारण हो सकता है। और मुद्रास्फीति का अगर हम मेनली कारण देखें तो ये भी हो सकता है कि सामान्य मूल्य स्तर में लगातार जो है बढ़ोतरी होती जा रही है, यानी कि कीमत एकदम से उछाल नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके कीमतें बढ़ रही हैं और एक लंबे समय के बाद हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति हो गई है। देखिए मुद्रास्फीति, मैंने कहा था ना महंगाई को मुद्रास्फीति भी कहते हैं। अब देखो मुद्रास्फीति का ये जो है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण जो है मुद्रास्फीति हो रही है, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ये सारे कारण भी ध्यान रखना है। अब देखो मुद्रास्फीति के कारण क्या है, क्यों होती है महंगाई, तो देखो यही चीज यहाँ बताई गई है, मांग और आपूर्ति के बीच एक जो बेमेल संबंध है वो स्थापित हो जाता है, रिलेशन, यानी कि मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति जो है वो अगर कम है, मांग बढ़ रही है आपूर्ति कम है, आपूर्ति का मतलब जो स्टॉक है वो कम है मार्केट में, और मांग आपकी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है कि मुझे बहुत सारे लोगों को वही चीज चाहिए, उस वस्तु की डिमांड बढ़ रही है, पर वहां पर क्या स्टॉक कम है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर जो बेचने वाला वो क्या करेगा, फायदा कमाने के लिए उस वस्तु का दाम जो है बढ़ा देगा, तो महंगाई बढ़ गई, वही चीज है सेम। जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जैसे मैंने कहा मांग जो है ज्यादा हो गई और प्रोडक्शन कम है, तो वहां पर क्या होगी, महंगाई बढ़ा दी जाएगी।
अपोजिट संबंध होगा तो महंगाई बढ़ जाती है यहाँ पर। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, अगर मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है और उत्पादन में गिरावट होती है तो भी वहां पर क्या होता है, तो भी वहां पर जो है मुद्रास्फीति हो जाती है। यानी कि मुद्रा आपूर्ति जो है, यानी कि जो मुद्रा की आपूर्ति है अगर वो ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है, जैसे मैंने कहा था प्रोडक्शन कम है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर प्राइस जो है इंक्रीज कर दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष या दोनों में कोई परिवर्तन होता है तो भी ऐसा हो जाता है, यानी कोई भी बढ़ गया कोई भी कम हो गया, यानी अपोजिट संबंध चलेगा, मैंने बता दिया आपको। और ये भी मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक जो है आपका करवाया गया है मांग वाला, वो शायद मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, मैराथन सीरीज में नहीं मिलेगा वो आपको। तो वो जो है आपका पूरी जो एस्टेट की जो एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें सारी चीजें हैं, उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, वहां मिल जाएगा। और अगर वीडियो नहीं मिलती है कोई तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, जब भी मेरे को टाइम लगता है तभी मैं आपको जो है आपकी क्वेरीज देख लेती हूँ। अब देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है, निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा नहीं है? HDFC, BOL और ये दे रखा है HSBC और ICIC, ठीक है। BOL नहीं BOI, ओके सॉरी BOI, तो यही जो है आपका नहीं है, तो यही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है किस टाइप की है, उसकी एक प्रमुख विशेषता यहाँ पूछी गई। पहला ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है गांधीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आपको पता होगा हमारे देश में जो आपकी जो समाजवादी, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, हर बार ही बता देती हूँ और हर बार ये क्वेश्चन जो है आ ही जाता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। इन दोनों को या तो आप कह सकते हो समाजवादी और निजीवादी, कुछ भी कह सकते हो। इन दोनों को मिलाकर जो अर्थव्यवस्था है जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं उसको अपनाया हुआ है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या है, कल्याण जो है, कल्याण को ध्यान में रखकर जो सरकार है वही कंट्रोल करती है, इसके अंदर सरकार का कंट्रोल होता है इसमें, ठीक है। और जो सरकार क्या है, सरकार का जो उद्देश्य है वो हमेशा क्या रहता है, इसमें कल्याण करना उद्देश्य रहता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो निजी हाथों में होती है, ठीक है, यानी कि जो लोग है, जो कंपनीज वगैरह, प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं, उनके हाथ में रहती है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या रहता है, हमेशा और हमेशा लाभ कमाना उद्देश्य रहता है। और इन दोनों के जो गुण हैं, उन दोनों के गुणों को मिलाकर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें जो है जो सरकार और गवर्नमेंट और आपके जो निजी जो है उन दोनों के पास क्या है, इनका नियंत्रण है। पर जो सबसे ज्यादा नियंत्रण किसके पास है, सरकार के पास है। सरकार कहती है कि तुम्हें जिस तरीके से लाभ कमाना है कमाओ, पर वो तरीका जो है मुझे जो है सही लगता हो वही तरीका अपनाओ, ठीक है। लाभ भी कमाना, कल्याण भी करना है और अपने देश का विकास भी करना, इसका उद्देश्य है मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन आपका ये फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो ये जो क्वेश्चन है ये जो है आपका पॉलिटिकल साइंस में भी आ सकता है, ठीक है। जो बड़ी क्लासेस की बुक्स देखेंगे ना आप, उसमें जैसे 12th क्लास की है उसमें बताया गया, पॉल साइंस की बुक में बताया गया पॉलिटिकल साइंस की। तो 14 प्रमुख जो निजी बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1968, सेकंड ऑप्शन है 1970 एंड थर्ड है 1969 और फोर्थ है 1965। देखो 1969 में किया गया था, इंदिरा गांधी की जो सरकार है उसके द्वारा किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उससे पहले जो स्टेट बैंक है उसी का राष्ट्रीयकरण हो रखा था। तो यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना कब किया गया था, किसकी सरकार ने किया था। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं और इनके नोट्स आप साथ में बनाते हुए चलिए, तभी आपके लिए यूजफुल रहेंगी ये वीडियोस। देखो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है उसमें 1969 में जो है पहले जो अगर देखिए तो मैंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये किया था 1965 में 1955 में स्टेट बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद और जो बैंक है वो सारे क्या थे उस टाइम पर 1955 थे, सारे बैंक क्या है निजी हाथों में थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, SBI का जो राष्ट्रीयकरण है उस समय जब बैंक जो थे किस में थे, निजी हाथों में थे, तो उस टाइम पर उनका दिवालिया जो है दिवालियापन निकला हुआ था, यानी कि बैंक की बुरी स्थिति चली हुई थी देश में, बैंकों की बहुत बुरी स्थिति थी उस टाइम पर जब SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1960 का दशक आता है और दशक का अर्थ तो आपको समझते होंगे, 1960 से लेकर 1970 के बीच में, तो ये दशक हो गया पूरा। और इसी के बीच में हमारा ये डेट आती है 1969,
तो ये क्या है, ये इस दशक के अंदर आपको ध्यान रखना है। तो ये जो दशक है इसमें बैंकों के उद्धार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो है, जैसे मैंने कहा कि जो ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था, ये इसी का दौरान हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, उस समय जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस टाइम पर जो ये 14 बैंक लिए गए थे, इनके पास पूरे बैंकों का 80% तक जो था इन्हीं के पास था, तो इसलिए इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 80% तक बैंकों की जमा इन्हीं के पास थी। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे कह रहा है, भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित में कौन बनाता है। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है, मैंने कहा ना, जब मनी का फ्लो मार्केट में ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो उसकी वजह से मुसीबतें होती हैं। तो वो जो है, जब मनी का फ्लो ज्यादा ना हो, कम अगर ज्यादा हो गया तो उसको कैसे कंट्रोल करे, सारी चीजें जो है कौन डिसाइड करता है। तो बैंक जो है, बैंक के थ्रू ही तो मनी आ रही है, आपको पता है, ठीक है। और मैंने कहा है बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई है बैंकों का बैंक। मैंने कहती हूँ ना हमेशा, बैंकों का बैंक आरबीआई होता है। तो बैंक वाला चैप्टर मैंने कहा है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट करो, ठीक। अब देखो, बैंकों का बैंक आरबीआई होता है और वो क्या है, वो करता है इस मौद्रिक नीति को डिसाइड, मौद्रिक नीति बनाता है, वही आदेश देता है कि ये जो है रेपो दर इस टाइम पर ये चल रही है और ऐसी होनी चाहिए, और ये सारी चीजें मतलब जो भी मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है वही तय करता है, और उसके अकॉर्डिंग इन बैंकों को चलना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर जो आपका ये रहा, भारतीय रिजर्व बैंक को ही आरबीआई कहा जाता है, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नाबार्ड जो है उसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, और यही चीज यहाँ पे पूछी गई है, नाबार्ड की फुल फॉर्म। तो यहाँ पर आप फटाफट इसको रीड करो और मुझे बताओ कौन सी है नाबार्ड की फुल फॉर्म। अभी तक आपने इसका ऑप्शन बता दिया होगा आई थिंक। तो देखिए, इसका जो, वैसे तो आप सभी आंसर नहीं बताते हैं, पता नहीं आप आंसर क्यों नहीं बताते हैं, आंसर आपको बताना चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि कौन से आंसर में करेक्ट हुए कौन से नहीं, चाहे अपने नोटबुक में बताओ, ठीक है, और नोट्स बनाते हुए जरूर चलो। अब देखो यहाँ पर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर जैसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक। तो ये जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, आपको पता होगा तो आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। जो नाबार्ड है उसकी फुल फॉर्म तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दी थी ऊपर। अब देखो, इसकी जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 में हुई थी, ठीक। अब मुझे आप बताओ कमेंट बॉक्स में, जो आरबीआई है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब देखो, मुख्यालय जो है इसका, ये जो नाबार्ड है इसका मुख्यालय है मुंबई में, और नाबार्ड जो है इसके प्रथम अध्यक्ष जो है रामकृष्ण है, ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष जो है इसके GR चिंटाला है। तो ये जो है इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी पूछ लेते कई बार स्टेट में। मैंने नाबार्ड की फुल फॉर्म, और मतलब कि आपको याद तो सब कुछ करना है, नाबार्ड की फुल फॉर्म ध्यान रखो आप, और साथ साथ में नाबार्ड के क्या उद्देश्य रहे हैं, क्यों बनाया गया नाबार्ड, आपको ध्यान रखना है। जब इसकी डेफिनेशन, जो इसकी फुल फॉर्म है, उसमें ही आया हुआ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास, वो भी पूरे देश का हो, तो उसके लिए ही तो बनाया गया होगा ना, यानी कि ग्रामीण इलाकों के लिए बनाया गया, कृषि के लिए बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि उसमें किसी न किसी तरीके से क्या हो, बढ़ोतरी हो। भारत की जो अन्य जो गतिविधियों के लिए नीति निर्माण और योजना की जिम्मेदारी जो है यही लेता है। कृषि और ग्रामीण जो है, कृषि और ग्राम जो है यानी गांव जो है, उसके लिए जो भी किस तरीके से आर्थिक रूप से विकास हो, उसमें जो गतिविधियां हो रही हैं गांव के अंदर, उसमें किस तरीके से विकास हो, उसकी योजना और उसका निर्माण जो है वो यही करता है, नीति का निर्माण। अब देखो, कृषि का तो करता ही करता है, और गांव के अंदर कुछ और होता है उनका भी करता है। अब देखो अगला जो है, ये क्या करता है, उस विकास को करने के लिए ऐसा तो नहीं है नीति बना बना के छोड़ देगा, पर ये क्या करता है, ये ऋण उपलब्ध करवाता है। आपको पता है जो गांव वाले होते हैं वो ये सोचते हैं, बहुत झंझट होते हैं बैंक में, लोन बड़ा हाई फाई रेट पे मिलता है, तो ये जो है ये उन्हें ऋण उपलब्ध करवाता है। प्रत्यक्ष वित्त या लघु या फिर दीर्घकालिक जो ऋण वगैरह है, लोन वगैरह है, वो उपलब्ध करवाता है, यही चीज है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है, चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है। फर्स्ट है व्यापार चक्र की मंदी चरण के दौरान बेरोजगारी, दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीसरा है मौसमी बेरोजगारी, और फोर्थ है स्वैच्छिक बेरोजगारी। बताइए फटाफट इसका क्या ऑप्शन होगा। देखो, चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है कि जब व्यापार जो चक्र होता है, अगर उसे मंदी आ जाती है तो लोगों को हटा दिया जाता है। यानी कि अगर मानिए, मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपने एक फैक्ट्री खोल रखी है, ठीक है, और आपकी फैक्ट्री क्या है, उसकी बहुत बुरी स्थिति हो गई है, तो आपके जो कर्मचारी लगे होंगे
आप क्या करेंगे, आप उन्हें जो है निकाल देंगे और कुछ ही कर्मचारी को रखेंगे। क्यों वेतन बेफालतू में दे जब उनका यूज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है चक्रीय बेरोजगारी होती है और ये स्पेशली व्यापार के अंदर होती है, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यापार चक्र में जब मंदी होती है तो उसकी वजह से क्या है, बेरोजगारी हुई है, तो ये क्या है, चक्रीय बेरोजगारी। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये क्या होता है, जब कोई भी जो है यानी कि एक्स्ट्रा लोग जब काम में लगे होते हैं और उनकी जरूरत नहीं होती है, तो ये आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं और उनकी जरूरत नहीं है फिर भी वो लगे हुए हैं, वो है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। मैंने एग्जाम्पल काफी बार भी दिया हुआ है और ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ये जो कृषि क्षेत्र होता है, जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, उनमें जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। देखो, जैसे कृषि क्षेत्र का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर है 6, ठीक है, 6 फैमिली मेंबर, ये सारे के सारे खेत में कार्य करते हैं और जो है 1000 तक जो है कमाई कर लेते हैं। ठीक, अब इनमें से मान लीजिए 2 क्या हो जाते हैं, 2 बीमार हो जाते हैं। कितने बचेंगे अब, कितने बचेंगे, अब 4 बच गए। अब जो है ये भी खेत में काम करते हैं और ये कितना कमाते हैं, ये 1000 ही कमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये 2 लोग थे, ये एक्स्ट्रा थे, इनके काम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो ये एक्स्ट्रा थे। तो ये क्या, प्रच्छन्न बेरोजगारी का संकेत है और ये जो है 2 लोग हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर आएंगे। ठीक, मौसमी बेरोजगारी, यानी कि आपने देखा होगा किसी काम का एक मौसम आता है, यानी कि जैसे ईंट का भट्टे हैं, उनका सर्दियों का मौसम होता है। जैसे कि मैंने बहुत बार बता रखा है आपको, जैसे फल वगैरह हैं, उनका एक मौसम होता है। इस तरीके से जो है मौसमी बेरोजगारी होती है। एक मौसम में जो है मजदूरों की जरूरत पड़ी और फिर उन्हें क्या कर दिया गया, जब उनका काम ठप हो गया या फिर काम नहीं हो सकता है उस मौसम में, तो उसे निकाल दिया जाता है। मौसम का मतलब ऋतुओं से नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि एक साल भर में एक बार ऐसा हुआ कि लोगों की जरूरत पड़ी काम के लिए, मजदूरों की, और फिर निकाल दिया गया। जैसे मकान बना रहे हैं, उस टाइम पर क्या है, ये भी एक मौसमी बेरोजगारी का एग्जाम्पल हो सकता है। मकान बना रहे हैं और उसमें जो मजदूर लगे हुए हैं वो एक टाइम पीरियड के लिए लगे हुए, उसके बाद जब उसे जो है मिस्त्री निकाल देता है कि अब जो मकान बन चुका है, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो वो क्या, मौसमी बेरोजगारी के शिकार हो जाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे स्वैच्छिक बेरोजगारी। स्वैच्छिक बेरोजगारी टाइप की कोई बेरोजगारी वैसे तो होती नहीं है। स्वैच्छिक बेरोजगारी मतलब है जो अपनी मर्जी से बेरोजगार है। तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि अपनी मर्जी से बेरोजगार, बेरोजगार तो अपनी कोई मर्जी से नहीं होता है। ठीक, तो ये जो है यहाँ पर आपका ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं और कार्य होते हैं। ठीक, तो कौन से कुछ औपचारिक जो प्रक्रियाएं और कार्य होते हैं, कौन से जो क्षेत्र है उसके अंदर। ठीक, तो देखिए, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों, या फिर ना तो संगठित और ना ही असंगठित क्षेत्र। तो देखिए, जो औपचारिक रूप से कार्य जो है आपके संगठित क्षेत्र के अंदर ही होते हैं, तो ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक, संगठित क्षेत्र के अंदर ये आपका सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो औपचारिक रूप से काम होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट। संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए, असंगठित जो क्षेत्र है ये जो है पंजीकृत नहीं होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं संगठित क्षेत्र। इसमें जो भी कर्मचारी वगैरह होते हैं उन सबका जो काम वगैरह निर्धारण होता है, कब से कब तक करना है, इस तरीके से। और असंगठित क्षेत्र जो है वो सरकार के द्वारा कंट्रोल में नहीं होते हैं, पर ये कंट्रोल में होते हैं। इस वजह से क्या होता है, कब भुगतान करना है और सारी चीजें जो है, और कितने टाइम तक काम करवाना है, वो सब कुछ जो सरकार ने जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनके द्वारा फॉलो होते हैं। ठीक है, संगठित क्षेत्र के अंदर। अब देखो, असंगठित क्षेत्र जो है अनौपचारिक होते हैं। यहाँ पर इसे थोड़ा सा ये औपचारिक नहीं होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और ये क्या औपचारिक होते हैं, संगठित क्षेत्र औपचारिक होते हैं। ये डिफरेंस था इसके बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असंगठित क्षेत्र कार्य क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। असंगठित क्षेत्र में कौन सा विकल्प सही नहीं होगा। पहला ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया कि ये जो है सरकार के द्वारा जो है कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो यहाँ पर नियमों का पालन नहीं होगा, तो इसका मतलब सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन है, समयोपरि कार्य का कोई प्रावधान नहीं, यानी कि समय के बिना कोई टाइम नहीं है। यानी सरकार ने कहा है कि इतने घंटे, 8 घंटे करने हैं, 6 घंटे काम करने, तो ये फॉलो नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से जो है काम करवाते जाएंगे और कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह वगैरह नहीं देंगे। तो ये होता है असंगठित क्षेत्र का एक एग्जाम्पल। तो ऐसी चीज वहां पर फॉलो हो रही है, तो इसलिए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कौन सी चीज फॉलो नहीं होती ये पूछा गया। भुगतान छुट्टी का प्रावधान है। भुगतान छुट्टी होगा, यानी कि आपको पैसे भी मिलेंगे और आपको छुट्टी भी मिलेगी।
मौजी मौजन है, इसमें तो पैसे मिलेंगे, छुट्टी मिलेगी। जैसे कि अभी आप टीचर लगने की तैयारी कर रहे हैं, जब आप गवर्नमेंट टीचर लग जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, जो गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी पड़ती है, उसमें आपकी तनख्वाह नहीं रुकती है, आपको वेतन मिलता है और उसके बाद क्या आपको छुट्टी भी मिल रही है। तो वो आपका संगठित क्षेत्र का एग्जाम्पल है। पर ये जो है यही तो चीज पूछी गई थी, कौन सा एग्जाम्पल असंगठित क्षेत्र का नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन। और भी देख लेते हैं, असंगठित क्षेत्र की और विशेषता क्या होती है, रोजगार की असुरक्षा, यानी कभी भी आपको जो है काम से बाहर निकाल देंगे असंगठित क्षेत्र में। पर संगठित क्षेत्र में परमानेंट होता है आपका। जैसे कि एक बार आप सरकारी नौकरी पकड़ लो, फिर तो मौज ही मौज है उम्र भर तक, ठीक, जब तक आप जो रिटायर नहीं होते हैं। अब देखो काफी हद तक सरकार के नियंत्रण से बाहर, और सरकार के नियंत्रण से बाहर ही होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, और यही सही होगा सेकंड वाला, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, किस देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग कर देने पर जो है वो निकलता है, क्या निकलता है इसमें से, प्रति व्यक्ति आय फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा वार्षिक आय, तीसरा वास्तविक आय एंड फोर्थ है जीडीपी। देखो देश की कुल जो आय है उसमें से कुल जनसंख्या को अगर हम भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका प्रति व्यक्ति आय निकलता है, तो ये ध्यान रखना है। और वास्तविक आय क्या होता है, जितना आपके पास है उसमें से आप क्या खर्च कर रहे हैं, कर वगैरह हटाने के बाद आप क्या खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च करने योग्य है, वो वास्तविक आय हो जाता है। अब वार्षिक आय जो है वो क्या होती है आपकी, एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि पूरा जो एक साल है उसके दौरान अर्जित आय को हम क्या करते हैं, उसे वार्षिक आय कहते हैं। यानी कि एक साल में 365 डेज या फिर 366 होते हैं ना लीप वर्ष में, तो उनमें आपने कितना कमाया है उसे वार्षिक आय कहेंगे। यही चीज यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है कि ये वित्तीय वर्ष क्या होता है। आप देखो जीडीपी जो है, जीडीपी क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद होती है, इसकी डेफिनेशन याद रखो जीडीपी की, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है जीडीपी की, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो जो जीडीपी है उसमें क्या होता है, जो भी हम एक समय अवधि में जो भी हमारे देश के अंदर जो है, देश के अंदर की बात है, यानी कि हमारा जो ये भारत देश है, उस भारत देश के अंदर क्या है, जो भी हमारा वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, उसका जो कुल मौद्रिक या फिर बाजार मूल्य जितना है वही आपके जीडीपी होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है उसका जो टोटल मूल्य होता है वही आपका जीडीपी होता है, ठीक है। इसी के बाद आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेक कीजिए फटाफट जाकर। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।